तो आज बात करते हैं पॉलिटिकल फिलॉसफी की एक ऐसी किताब की जिसने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। प्लेटो की रिपब्लिक। ये सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक परफेक्ट समाज का, एक आदर्श राज्य का पूरा ब्लूप्रिंट है। एक ऐसा विजन जो हजारों साल बाद भी हमें सोचने पर मजबूर करता है। तो चलिए इसके पन्ने पलटते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या खास है। और प्लेटो की पूरी फिलॉसफी की चाबी, कह सकते हैं, इसी एक लाइन में छुपी है। जब तक दार्शनिक राजा नहीं बन जाते, तब तक शहर अपनी बुराइयों से मुक्त नहीं होंगे। सोचिए कितना रैडिकल आइडिया है ये। उनका सीधा साधा मानना था कि पावर और समझदारी, ये दोनों एक ही इंसान के हाथ में होनी चाहिए। जब तक ऐसा नहीं होता, तब तक उनके हिसाब से समाज की मुश्किलें कभी खत्म नहीं होंगी। लेकिन सवाल यह है कि प्लेटो को ऐसा लगा ही क्यों? इसके लिए हमें टाइम में थोड़ा पीछे चलना होगा, उनके एथेंस में। वो एक ऐसा दौर था जब एथेंस में बहुत उथल-पुथल मची हुई थी। जिस डेमोक्रेसी, जिस लोकतंत्र पर उन्हें नाज था, वो पूरी तरह से फेल हो चुकी थी। करप्शन, अस्थिरता, सब कुछ था। और सबसे बड़ा झटका प्लेटो को तब लगा जब इसी सिस्टम ने उनके गुरु, उनके मेंटर सुकरात, जिन्हें वो दुनिया का सबसे समझदार इंसान मानते थे, उन्हें ही मौत की सजा दे दी। बस ये वो पल था जिसने प्लेटो की सोच को हमेशा के लिए बदल दिया। तो इस गहरे सदमे से, इस राजनीतिक और व्यक्तिगत संकट से एक नए विचार का जन्म हुआ। प्लेटो ने सिर्फ बैठकर डेमोक्रेसी को कोसा नहीं, उन्होंने एक सल्यूशन पेश किया। एक पूरा का पूरा खाका तैयार किया, एक ऐसे आदर्श राज्य का जो इन सारी बुराइयों से, इस गिरावट से बिल्कुल परे हो। एक ऐसा स्टेट जो सिर्फ और सिर्फ तर्क और न्याय की बुनियाद पर खड़ा हो। और इस पूरे खाके का जो फाउंडेशन है, वो एक बहुत ही दिलचस्प आइडिया पर टिका है। राज्य व्यक्ति का ही विराट रूप है। इसका मतलब क्या है? प्लेटो का कहना था कि एक अच्छा समाज, एक न्यायपूर्ण राज्य, बिल्कुल एक अच्छे और न्यायपूर्ण इंसान की आत्मा जैसा होता है। मतलब अगर हम ये समझ लें कि एक इंसान के अंदर न्याय कैसे काम करता है, तो हम ये भी समझ जाएंगे कि एक पूरे के पूरे समाज में न्याय कैसे काम करेगा। तो इसी लॉजिक को आगे बढ़ाते हुए प्लेटो ने पूरे समाज को 3 हिस्सों में बांट दिया। ठीक वैसे ही जैसे वो मानते थे कि हमारे आत्मा के 3 हिस्से होते हैं। सबसे पहले इच्छा या एपेटाइट, जो हमारे प्रोड्यूसर्स यानी किसान और कारीगरों को ड्राइव करती है। फिर आता है साहस या स्पिरिट, जो हमारे सैनिकों, हमारे वॉरियर्स को प्रेरणा देता है। और सबसे ऊपर विवेक या रीजन, जो शासकों को, रूलर्स को गाइड करता है। ठीक है, तो ये 3 वर्ग तो बन गए, लेकिन ये सब मिलकर एक परफेक्ट स्टेट की तरह काम कैसे करेंगे? इसका जो जवाब है ना, वो प्लेटो के सबसे बड़े कॉन्सेप्ट में छिपा है, और वो है न्याय। लेकिन एक मिनट, प्लेटो का न्याय वो नहीं है जो हम आज सोचते हैं, मतलब कोर्ट, कचहरी और कानून। नहीं, उनके लिए न्याय का मतलब कुछ और ही था, कुछ बहुत गहरा। ये समाज के अंदर हार्मनी और बैलेंस के बारे में था। तो फिर ये प्लेटोनिक जस्टिस है क्या? इसे कहते हैं फंक्शनल स्पेशलाइजेशन। बहुत भारी शब्द है, पर मतलब सीधा सा है। मतलब हर इंसान समाज में वही काम करे जिसके लिए वो बना है, जिसमें वो सबसे अच्छा है, और दूसरों के काम में टांग ना अड़ाए। मोची है तो जूते बनाए, सैनिक है तो देश की रक्षा करे, और जो शासन करने के लिए बना है वो शासन करे। जब हर कोई अपना अपना काम पूरी ईमानदारी से करता है, बस उसी हार्मोनी का नाम है न्याय। और यहां पर वो राज्य व्यक्ति का विराट रूप है वाला आइडिया बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाता है ना? आत्मा का जो विवेक वाला हिस्सा है वो बन गया दार्शनिक शासक, जो साहस वाला हिस्सा है वो बन गए सैनिक, और जो इच्छाओं वाला हिस्सा है, मतलब रोटी, कपड़ा और मकान की जरूरतें, वो बन गया उत्पादक वर्ग। ये बिल्कुल एक परफेक्ट आईना है जहां इंसान और समाज एक दूसरे की परछाई हैं। पर यहां एक बहुत बड़ा लेकिन है। ये कैसे पक्का किया जाए कि जो रूलर्स हैं और जो सैनिक हैं, जिन्हें प्लेटो एक साथ गार्जियंस या संरक्षक कहते थे, वो करप्ट नहीं होंगे? पावर तो उनके हाथ में है। और इसके लिए प्लेटो ने जो समाधान दिए वो इतने ज्यादा रैडिकल और विवादास्पद थे कि आज भी सुनकर लोग चौंक जाते हैं। प्लेटो ने कहा, इन गार्डियंस के लिए 2 चीजें जरूरी हैं। पहला, एक बहुत ही सख्त, जिंदगी भर चलने वाली एजुकेशन, जो पूरी तरह से स्टेट कंट्रोल करेगा। और दूसरा, और ये बहुत बड़ा है, गार्जियन क्लास के लिए प्राइवेट प्रॉपर्टी और फैमिली लाइफ को पूरी तरह से खत्म कर देना। जी हां, आपने सही सुना। उनका कोई अपना पैसा नहीं होगा, कोई अपना घर नहीं होगा, यहां तक कि कोई अपना परिवार भी नहीं होगा। और ये जो एजुकेशन थी, ये कोई आज की तरह 4 साल की कॉलेज डिग्री नहीं थी। नहीं, ये 50 साल लंबा एक सफर था, एक तरह की अग्नि परीक्षा। बचपन में संगीत और कसरत से शुरू होकर 20 साल की उम्र तक गणित और विज्ञान की पढ़ाई, फिर
30 से 35 की उम्र में जाकर फिलॉसफी का अध्ययन। और ये भी काफी नहीं था, इसके बाद 15 साल तक समाज की प्रैक्टिकल सर्विस करनी होती थी। सोचिए, 50 साल की उम्र में जाकर कोई इस लायक बनता था कि वो शासन कर सके। अब ये जो दो तरह का कम्युनिज्म था, इसे थोड़ा और समझते हैं। संपत्ति का साम्यवाद मतलब गार्डियंस का कुछ भी अपना नहीं होगा, वो एक साथ रहेंगे, एक साथ खाएंगे और उनकी हर जरूरत स्टेट पूरी करेगा। और परिवार का साम्यवाद तो और भी ज्यादा शॉकिंग था। इसका मतलब था कि स्टेट तय करेगा कि कौन किसके साथ रहेगा ताकि बेस्ट बच्चे पैदा हों, और उन बच्चों को पैदा होते ही स्टेट ले लेगा और उनकी परवरिश भी एक साथ करेगा। बच्चों को कभी पता ही नहीं चलेगा कि उनके असली माँ बाप कौन है। और ये सब क्यों? ताकि भाई भतीजावाद, परिवार के लिए मोह, पैसे का लालच, इन सारी चीजों को जड़ से ही खत्म कर दिया जाए। यहां पर एक बहुत जरूरी बात है जो अक्सर लोग मिस कर जाते हैं। ये जो सारे कड़े नियम थे ना, ये पूरे समाज के लिए नहीं थे। ये सिर्फ और सिर्फ गार्जियन क्लास यानी रूलर्स और सोल्जर्स पर ही लागू होते थे। जो बाकी की बड़ी आबादी थी, जो प्रोड्यूसर क्लास थी, उन्हें अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी रखने, अपना परिवार बनाने और एक नॉर्मल जिंदगी जीने की पूरी आज़ादी थी। बस उनके पास कोई पॉलिटिकल पावर नहीं होती थी। तो ये है प्लेटो का पूरा विजन। सुनने में तो बहुत कमाल का लगता है, लेकिन क्या ये वाकई एक यूटोपिया, एक आदर्श समाज का नक्शा है, या फिर कुछ बहुत ज्यादा खतरनाक? सदियों से फिलोसोफर्स और थिंकर्स इसी सवाल पर बहस करते आए हैं। और प्लेटो के इस आदर्श राज्य की आलोचना भी जमकर हुई है। कुछ लोगों ने कहा कि ये तो बस एक सपना है जो कभी सच हो ही नहीं सकता, बिल्कुल इम्प्रैक्टिकल है। तो वहीं दूसरों ने इसमें एक बहुत बड़े खतरे की तरफ इशारा किया, तानाशाही का खतरा। एक ऐसा सिस्टम जो समाज की स्थिरता के नाम पर इंसान की आज़ादी को पूरी तरह कुचल देता है। एक ऐसा कठोर क्लास सिस्टम बनाता है जिससे कोई बाहर ही नहीं निकल सकता, और सारी की सारी पावर बिना किसी रोक टोके शासकों के हाथ में दे देता है। और शायद सबसे करारी आलोचना किसी और ने नहीं, बल्कि प्लेटो के ही सबसे होनहार स्टूडेंट एरिस्टोटल यानी अरस्तू ने की। उन्होंने कहा, एक शहर पर सबसे अच्छे इंसान के बजाय सबसे अच्छे कानूनों का राज होना चाहिए। क्यों? क्योंकि कानून जो है वो बिना किसी इच्छा या भावना के सिर्फ तर्क पर चलता है। अरस्तू का मानना था कि एक फिलोसोफर किंग भी आखिर है तो इंसान ही, और अनलिमिटेड पावर वो तो किसी को भी करप्ट कर सकती है। तो आखिर में हम फिर उसी सवाल पर आ जाते हैं, प्लेटो का ये जो रिपब्लिक है, क्या ये तानाशाही का एक खतरनाक ब्लूप्रिंट है जिससे हमें डरना चाहिए, या फिर ये एक टाइमलेस वार्निंग है, एक चेतावनी कि जब डेमोक्रेसी फेल होती है, जब समाज में लालच और अज्ञानता बढ़ जाती है, और जब हम एक बेहतर न्यायपूर्ण समाज बनाने की कोशिश छोड़ देते हैं, तो उसका अंजाम क्या हो सकता है? यही वो सवाल है जो प्लेटो की रिपब्लिक आज हजारों साल बाद भी हम सबसे पूछ रही है।